नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है आज से मैं रिटायरमेंट लूंगी। ये एक बुजुर्ग महिला पर आधारित है। सुनीता जी ने सोचा था बहू आ जाएगी तो मुझे एक साथी मिल जाएगी। एक बेटी की कमी उन्हें हमेशा से रहती थी। सहेलियां जब अपनी बेटियों के साथ शॉपिंग या पार्लर में जाती थीं तब एक कसक उनके मन में उठती, काश मेरी भी एक बेटी होती। शादी से पहले उन्हें फिल्में देखने का बहुत शौक था। सहेलियों के साथ कॉलेज बंक मारकर और अपने चचेरे ममेरे भाई बहनों के साथ खूब फिल्में देखती थीं। पर शादी के बाद सास के डर से फिल्मों का नाम भी नहीं ले पाई। उधर से नीरस पति जिसे सिर्फ काम और पैसे कमाने से मतलब था, और सास के जाने के बाद घर की जिम्मेदारियों ने घेर लिया। फिर मौज मस्ती कोई अकेले करने की चीज़ तो है नहीं, एक साथी तो चाहिए ही था। बेटा पापा का कार्बन कॉपी निकला, बाहर जाने के नाम से ही चिढ़ता था। एक साथी की कमी के कारण अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाई। उनके पति टूर में व्यस्त रहे और बेटा पढ़ाई में। अब वो सोच रही थी बहू आएगी तो उसके साथ मैं अपने सारे शौक पूरे किया करूंगी। बड़े अरमानों के साथ उन्होंने अपनी बहू नेहा का स्वागत किया। नेहा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। खूबसूरत और पोस्ट ग्रेजुएट नेहा ने पढ़ाई के अलावा कभी कोई काम नहीं किया था। ऐसा उसकी माँ ने शादी से पहले ही कह दिया था। सुनीता जी ने भी कहा, अरे भाई, शादी से पहले कौन सी लड़की घर के कार्यों में निपुण होती है। हमने भी शादी के बाद ही धीरे धीरे सब सीखा था। नेहा भी सीख जाएगी। शादी के अगले दिन सुनीता जी नाश्ता लगा रही थी कि नेहा ने कहा, मुझे पीएचडी करनी है। घर वाले सुनकर बहुत खुश हुए। सुनीता जी ने भी कहा, हाँ बेटा, तुम्हें जो भी करना है वह करो। कहीं न कहीं खुद की शादी के बाद कुछ न करने की कसक उनके मन में थी, इसलिए बहू पढ़ाई करेगी ऐसा सुनकर खुश हो गईं। मन ही मन निश्चय किया, उसको घर के कामों के लिए नहीं बोलूंगी। 2 दिन में ही घर लाइब्रेरी बन गई। बहू सारा दिन अपने रूम में बैठकर पढ़ाई करती। शाम को राहुल के आते ही उनका घूमने का प्रोग्राम बन जाता। अक्सर वो बाहर से खाना खाकर आते। घर का बनाया खाना फेंका जाता। एक दिन सुनीता जी ने राहुल को टोका, बेटा रोज खाना फेंका जाता है, बाहर खाना हो तो बता दिया करो। राहुल के कुछ कहने से पहले ही नेहा ने कहा, आप क्यों बनाती हैं हमारा खाना, हमने कहा है क्या। कहकर नेहा पैर पटकते हुए अपने रूम में चली गई और राहुल भी चुपचाप नेहा के पीछे उसके कमरे में चला गया। सुनीता जी को बहुत बड़ा धक्का लगा। पत्नी को जब सारे रास्ते बंद दिखते हैं तो वो पति की शरण में जाती है। सुनीता जी ने भी अपने पति से बात की तो उन्होंने कहा, क्या सुनीता, तुम्हारा नेचर ही ऐसा है। पहले माँ के साथ झिकझिक होती थी, अब बहू के साथ करती हो। न तो मैं पहले माँ और तुम्हारे बीच में आया था और न अब तुम्हारे और बहू के बीच में आऊँगा। तुम दोनों की बात है, तुम दोनों ही निपटाओ। सुनीता जी अपने आप को कोसने लगी, हे राम, मैंने इनको बताया ही क्यों। बेकार में इतना कुछ सुनने को मिल गया। जब इस आदमी ने 30 साल पहले मेरे सम्मान के लिए कुछ नहीं कहा तो अब क्या बोलेगा। बेटे का रंग तो देख ही चुकी थी, उससे तो कुछ उम्मीद थी ही नहीं। अब सुनीता जी ने बहू को कुछ भी कहना बोलना छोड़ दिया। नेहा ने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। अब तो वो और भी ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। लंच में खाना बनते ही वो लोग अपनी प्लेट लगाकर अपने रूम में चले जाते। रात को वो ज़्यादातर बेटा बहू बाहर ही खाना खाकर लौटते। जिस दिन घर में खाने का मन होता, बेटा कहता, माँ हमारे लिए भी खाना बना देना। खाना बन जाता है तो बेटा अपनी और पत्नी की प्लेट लगाकर कहता, माँ नेहा को बहुत काम है, बाहर नहीं आ पाएगी, वहीं खा लेगी। सुनीता जी बहुत दुखी थीं। वो खुद को असहाय महसूस कर रही थीं। पति ज़्यादातर बाहर रहते थे, घर में बेटा बहू होकर भी नहीं थे। इधर नेहा की पीएचडी पूरे होने को थी और सुनीता जी के पति की रिटायरमेंट हो गई। सुनीता जी खुश थीं कि जब पति रहेंगे तो उनका एकांकीपन दूर हो जाएगा। सुनीता जी बहुत खुश थीं। अब रिटायरमेंट के बाद पति उनके साथ होंगे तो अकेलापन कटेगा। उन्होंने तो सारा प्लान भी बना लिया था। अब तक जो भी अरमान उनके मन में थे वो सारे पूरे करेंगी। पर प्लानिंग सिर्फ सुनीता जी ने ही नहीं की थी, उनके पति ने भी सारी तैयारियां कर रखी थीं। रिटायरमेंट के बाद उनके पति सुबह ही योगा क्लास के लिए चले जाते। वहाँ से आते नहा धोकर नाश्ता करके एनजीओ में स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने चले जाते। दोपहर में लंच करने के बाद थोड़ा आराम करके फिर दोस्तों के साथ क्लब चले जाते। सुनीता जी के दिल के अरमान दिल में ही रह गए। पति से शिकायत करती तो वे कहते, अरे भाई, मैंने तो पहले ही प्लानिंग कर रखी थी, जो भी मैं पहले नहीं कर पाया था वो मैं अब रिटायरमेंट के बाद करूँगा। नेहा ने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था तो अब उसके पास काम करने का बिल्कुल भी समय नहीं होता था। सुबह सुनीता जी सबकी पसंद का नाश्ता बनाती, बेटे बहू का टिफ़िन पैक करती, सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। बेटे की शादी से पहले भी उनकी मित्र मंडली जब उन्हें बुलाती उनके पास समय नहीं होता था। किटी पार्टी तो दूर, किसी दोस्त के जन्मदिन या एनिवर्सरी में जाना भी दूभर हो गया था। एक दिन रहा नहीं गया तो बेटे से बोली, नेहा से कहा करो मेरी थोड़ी मदद कर दिया करे। बेटा बोला, माँ आप पहले भी तो सारा काम करती थी, तब तो आपको मदद की कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। आप उसे अपनी बेटी मानेंगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी।
बहू काम ना करे तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। पहले 3 लोगों का खाना बनाती थीं, अब 4 लोगों का बनाती हैं। ऐसी कौन सी आफत आ गई? नेहा तो बेचारी करना चाहती है पर वर्किंग है, पैसे कमाती है, टाइम ही नहीं मिलता उसे। आप उसकी प्रॉब्लम भी तो समझिए। सुनीता जी के कानों में एक-एक शब्द हथौड़े की तरह पड़ रहा था। सही कहा बेटे ने, वर्किंग तो नहीं है वो, बाहर जाकर पैसे भी नहीं कमा सकती। पर कौन कहे कि बेटा तेरी बीवी की सैलरी तो मेरी मदद नहीं कर सकती काम में। ससुराल भेजने से पहले बेटी को थोड़ा बहुत तो सिखाना चाहिए कि वो कुछ हेल्प कर सके। पर नहीं, बेटे को भी एक बार भी समझ में नहीं आता कि माँ की उम्र हो रही है, अब ये भागदौड़ नहीं होती, अब शरीर साथ देना छोड़ रहा है। सारा दिन फिरकी की तरह घर के कामों में लगी रहती हैं और रात को जब सारा शरीर दुखता है, पास में लेटे पति उनकी आह सुनकर कहते हैं डॉक्टर के पास चली जाना। बस कर्तव्य की इति। कभी लगता है शायद घर के कामों की वजह से वो परेशान नहीं हैं, उन्हें अब लगने लगा है कि वे उपेक्षित और तिरस्कृत हैं इस घर में। सबको सिर्फ उनके काम के कारण ही मतलब है। कुछ दिनों के बाद राहुल ने बताया कि नेहा माँ बनने वाली है। घर में एक बार फिर खुशियां भर गईं। नए मेहमान को लेकर तरह तरह की तैयारियां शुरू हो गईं। सुनीता जी भी बहुत खुश थीं। एक तो उनका प्रमोशन होने वाला था, वो दादी बनने वाली थीं, और कहीं ना कहीं ये आस भी थी कि शायद माँ बनने के बाद नेहा जिम्मेदार हो जाए। नेहा माँ बनने वाली थी, सारे घर वाले उसकी जिम्मेदारी में लगे थे। सुनीता जी ने भी उसका ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मन में अपने गर्भावस्था के दिन याद आ जाते, कैसे 9 महीने सास और ननद ने काम करवाया था। नॉर्मल डिलीवरी के सपने दिखाकर सास चक्की भी ले आई थी, रोज दलिया उनसे पिसवाती। सिलवट्टे का इस्तेमाल तो पहले से ही किया जाता था। 5वें महीने के बाद कितनी तकलीफ होती थी, पर कोई कहाँ सुनने वाला था। काम वाली बाई छुड़वा दी थी। झाड़ू पोछा करने से डिलीवरी के समय दर्द कम होगा, वो अलग बात है कि फिर जब तक सास जीवित रहीं, सफाई का काम उन्हें ही करना पड़ा। जो भी हो, इतना काम करने पर भी बच्चे ने नाड़ गले में फंसा ली थी, इसलिए ऑपरेशन करवाना पड़ा। गर्भावस्था में एक नारी शायद सबसे ज़्यादा पति और परिवार वालों के प्रेम और देखभाल की आकांक्षा रखती है, वो भी उन्हें नहीं मिला। 2 बच्चों से चहकता गर्भ कितना अच्छा लगता है, पर पहले गर्भ के अनुभव इतने कटु रहे कि दोबारा उन्होंने हिम्मत ही नहीं की। नेहा चाहे कुछ भी करे, वो नेहा की गर्भावस्था को उसके सुखद अनुभव में रखना चाहती हैं। नियति के खेल भी निराले थे। सुनीता जी के 59वें जन्मदिन पर नेहा ने पुत्र को जन्म दिया। अब सुनीता जी के काम और बढ़ गए। रात को बच्चा रोता तब भी बेटा उन्हें ही बुला कर लाता। हमेशा बहाना ये रहता कि नेहा को संभालना नहीं आता। तेल मालिश से लेकर बच्चे को नहलाना खिलाना सब उनके जिम्मे। नेहा अक्सर सबके सामने कहती, पोते का हक बनता है और दादी का फर्ज होता है पोते की देखभाल करना। राहुल और उसके पापा हाँ में हाँ मिलाते। बच्चे की प्रथम सालगिरह बहुत धूमधाम से आयोजित करने का फैसला किया गया। सारे रिश्तेदारों को बुलावा भेजा गया। सुनीता जी की छोटी बहन अनीता कनाडा से 1 महीने पहले ही आ गई थी। अनीता ने घर का सारा हाल देखा। दीदी ये क्या, आप सारा दिन काम करती रहती हो, नेहा को थोड़ी हेल्प तो करनी ही चाहिए। आखिर अब उसकी शादी को 5 साल हो गए हैं, बच्चा हो गया है, उसे भी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मौका लगते ही अनीता ने पूछा। सुनीता जी नहीं चाहती थी कि घर की बात बाहर फैले, तो उन्होंने कहा वो बेचारी कर नहीं पाती, उसे नहीं आता, पर कोशिश तो करनी चाहिए ही ना। वो तो कोशिश भी नहीं करती, आप जब तक करती रहेंगी वो ऐसे ही करेगी। आप जिम्मेदारियां दीजिए उसे, अनीता ने कहा। सुनीता जी अब अपने आप को रोक नहीं पाई और सारा किस्सा अनीता को सुनाकर बोली, बहन तू ही अपने जीजा जी से बात कर, वो तो मेरी सुनते ही नहीं। अनीता बोली, दीदी अपने हक की लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी। बहन ने सुनीता जी के कानों में कुछ फुसफुसाया। सुनकर सुनीता जी के मन को थोड़ी सी निश्चिंतता आई। जन्मदिन की पार्टी में अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा था। सुनीता जी अपने लिए कुछ भी नहीं खरीद पाई थी। रोज नेहा और राहुल शॉपिंग के लिए निकल जाते। सुनीता जी जब भी जाने को कहती, बच्चा कौन संभालेगा, ये प्रश्न सबके सामने आ जाता। अनीता जी ने कहा, राहुल आज संडे है, तुम नेहा और जीजा जी के तीनों घर पर हो, आज मैं और दीदी शॉपिंग पर जाएंगे। दीदी ने पार्टी के लिए भी कुछ भी नहीं खरीदा है। राहुल ने कहा, मुझे पार्टी की तैयारियों के लिए बाहर जाना है, नेहा भी साथ जाएगी, डेकोरेशन का आज ही फाइनल करवाना है, वो नहीं जाएगी तो कैसे होगा। नेहा मम्मी के लिए कपड़े ले आएगी। अनीता ने सुनीता जी को इशारा किया। सुनीता जी ने कहा, राहुल तुम तो अब रहने दो बेटा, मेरे कपड़े मैं खुद ही लेकर आऊँगी। रही बात तुम लोगों को जाना है तो बेटू को साथ ले जाओ, अब वो 1 साल का होने वाला है, साथ ले जा सकते हो। राहुल और नेहा एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बहुत तरह से कोशिश की गई कि सुनीता जी राजी हो जाएं घर पर रुकने के लिए, पर सुनीता जी नहीं मानी। दोनों बहनें शॉपिंग पर चली गईं। जन्मदिन का बहुत ही भव्य आयोजन किया गया था। पति बेटे और बहू को तो याद भी नहीं था कि आज सुनीता जी का भी जन्मदिन है। सुनीता जी कभी बहुत अच्छा गाना गाती थीं, तो उनके भाई भाभी और बहन ने गाने की फरमाइश कर दी। सुनीता जी ने भी पोते को गोद में लेकर गाना गाया, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। बिना रियाज के भी सुनीता जी ने बहुत ही सुर में गाना गाया। सभी ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। अब केक काटने की बारी आई।
टेबल पर 2 केक देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। राहुल ने फटाफट से प्लानर को फ़ोन लगाया कि गलती से 2 केक आ गए हैं। अनीता ने सबको बताया कि आज सुनीता का भी जन्मदिन है, इसलिए मैंने मंगवाया है। राहुल अपमान से भर गया। उसे नेहा और सुनीता जी के पति को लग रहा था कि उन्हें अपमानित करने के लिए ही अनीता बिना बताए केक ले आई थी। केक काटने के बाद सुनीता जी ने भरी सभा में कहा, आज मैं 60 साल की हो गई। गवर्नमेंट रूल के अनुसार आज से मेरी रिटायरमेंट लाइफ शुरू। सब हंसने लगे। अगले दिन सुबह सुनीता जी रोज की तरह 5 बजे सोकर उठी। नित्य क्रम से निवृत्त होकर अपने स्पोर्ट शूज़ पहने उनके पति, जो कि योगा क्लास जाने के लिए तैयार हो रहे थे, पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? सुनीता जी ने कहा, वॉक के लिए। किसके साथ? क्यों, साथ की क्या ज़रूरत है? फिर नाश्ता, राहुल, नेहा का टिफ़िन, बेटू का बेबी फूड और मेरा जूस कब बनाओगी? राहुल, नेहा का टिफ़िन बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बेटू की जिम्मेदारी उसके माता पिता की है। और जूस आप खुद से बना लेना, नहीं तो जूस कॉर्नर से पीकर आ जाना। मैंने कल ही कहा था कि मेरी रिटायरमेंट डेट है आज से, कहकर वो वॉक के लिए निकल गईं। अब वो घर वापस आईं तो देखा घर छोटा मोटा अखाड़ा बन चुका था। बेटू भूख के कारण रो रहा था। हाँ, ब्रेड सेकने की पूरी कोशिश जारी थी। राहुल जले हुए टोस्ट में मक्खन लगा रहा था। सुनीता जी के पति रोते हुए पोते के डायपर चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। सुनीता जी को देखकर सबकी जान में जान आई कि अब बाकी सब काम वो करेंगी, पर ये क्या, वो तो सीधे वॉशरूम में नहाने चली गई, फिर आकर पूजा रूम में। अब राहुल से रहा नहीं गया। उसने कहा, माँ ये क्या है? आज तो लगता है हम दोनों ही ऑफिस नहीं जा पाएंगे। आपको ये क्या हो गया है? अब मैं 60 साल की हो गई हूँ। जैसे तुम्हारे पिता की रिटायरमेंट हुई थी, अब मेरी भी रिटायरमेंट लाइफ शुरू। माँ, क्या बकवास कर रही हो? घर के कामों की कोई रिटायरमेंट थोड़े ही होती है। हाँ बेटा, घर के काम न तो लोगों को दिखते हैं, न उसमें सैलरी मिलती है, और न तो इन कामों को करने का कोई मूल्य घर वाले देते हैं, और न तो रिटायरमेंट होती है। परंतु अगर गृहिणी बीमार पड़ गई या उसे कहीं जाना पड़ा तो पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। इतना सा काम जिसका कोई मूल्य तुम लोगों की नज़रों में नहीं है, उसे करने में ही तुम लोगों की जान निकल जाती है। मौके की नजाकत समझकर राहुल की आवाज़ में नरमी आ चुकी थी। उसने कहा, माँ, मैंने आपको पहले भी कहा था, नेहा जॉब करती है, आप तो घर में रहती थी, इसलिए घर के कामों में परफेक्ट है। सुनीता जी ने कहा, बेटा, बात सिर्फ नेहा की नहीं है, तुम सब भी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो। और रही बात जॉब करने की, तो आज से 35 साल पहले मेरे माता पिता ने मुझे पर स्नातक के साथ बीएड करवाया था। मेरे भी मन में अरमान थे कि मैं नौकरी करती, परंतु मेरा साथ न तो तुम्हारे पिता ने दिया और न ही तुम्हारे दादा दादी और बुआ ने। मैं तो स्वयं चाहती हूँ कि मेरी बहू के सारे सपने पूरे हो जाएं, कोई अधूरे ना रहें, परंतु तुम लोगों को अपनी जिम्मेदारियां भी समझनी चाहिए। नेहा, तुम सच बताओ, तुम्हारे साथ पढ़ने वाली या नौकरी करने वाली कितनी लड़कियों की सास ने उनका इतना सपोर्ट किया? नेहा सोचने लगी। उसकी प्रिय सहेली ऋचा, जिसकी आंखें अधिकतर दिन के समय सुर्ख लाल रहती हैं, उसके नाखूनों में रोज ड्रेस के साथ मैचिंग नील पेंट लगा रहता है, और ऋचा सुबह आकर नाखूनों के पोर में से खुरच कर सूखा आटा निकालती है। उसे शाम को घर आने की कोई जल्दी नहीं होती। जब तक राहुल पिक करने नहीं आता, वह कॉलेज में ही बैठी उसका इंतजार करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि बेटू की परवरिश में कोई कमी नहीं है। बेटू के पास उसकी माँ से भी ज़्यादा ध्यान रखने वाली उसकी दादी माँ है, जबकि उसके साथ काम करने वाली औरतें छुट्टी होते ही पागलों की तरह घर जाने को बेताब रहती हैं। उन्हें पहले डे केयर से बच्चों को लाना पड़ता है, फिर घर के बाकी काम करने पड़ते हैं। उसका जब भी मन होता है, वो और राहुल फिल्म देखने चले जाते हैं या ऑफिस कलिंग्स की पार्टी में निश्चिंत होकर चली जाती है, जबकि उसकी कई सहेलियों को उनके पति ससुराल वाले रात की पार्टी में जाने की अनुमति नहीं देते थे, या जाती भी थीं तो पूरे घर का खाना बनाकर। सच, उसके जितनी आज़ादी तो किसी को भी नहीं मिली थी। पर नेहा ने कहा, मेरे हाथ का खाना किसी को पसंद ही नहीं आएगा। राहुल तो हमेशा कहते हैं, मम्मी जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। सुनीता जी ने कहा, नेहा, तुम सीखने की कोशिश करोगी तो तुम्हें भी आ जाएगा। क्या तुम नहीं चाहती, जैसे राहुल मेरे हाथ के बने खाने की तारीफ करता है, वैसे ही बेटू भी तुम्हारे खाने की करे? नेहा ने कहा, मम्मी माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगले दिन सुबह 5 बजे सुनीता जी वॉक पर जाने के लिए तैयार हुई तो उनके पति ने कहा, सुनीता, आज से हम तुम एक साथ योगा क्लास चलेंगे। मैंने तुम्हारा नाम भी एनरोल करवा दिया है। योगा क्लास से वापस आकर देखा तो राहुल वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहा था और बहू बेटू को खाना खिला रही थी। टेढ़ी मेढ़ी भिंडी काटकर उसने रखी थी। सुनीता जी ने परांठे सेके और नेहा ने सुनीता जी के निर्देश पर भिंडी बनाई। सुनीता जी को हंसी तब आई जब उन्होंने देखा कि उनके पति डस्टिंग कर रहे हैं। आड़े टेढ़े ही सही, सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे काम करने की। सुनीता जी को कभी लगता इनको बोलने से अच्छा है मैं खुद ही कर लूँ, पर अनीता ने कहा, दीदी करने दो इन्हें, काम करते करते ही तो आएगा। अब सब साथ काम करते और साथ घूमने जाते। अनीता का उपाय काम कर गया था। सुनीता ने अपनी बहन को शुक्रिया अदा किया। अनीता ने कहा, घर के काम घर में रहने वाले हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है, उसे किसी एक सदस्य पर नहीं डालना चाहिए। बच्चों के प्रेम में हम उनसे कोई काम नहीं करवाते और यही आदत उनकी बड़े होने के बाद भी नहीं बदलती।
पति यदि घर के कामों में पत्नी की सहायता करे तो इससे उनकी इज्जत कम नहीं होती है। सास को भी ये समझना होगा कि बहू के ऊपर अकेले घर के कामों का भार नहीं डालना चाहिए। उसी प्रकार बहू को भी समझना चाहिए कि अगर सास सहायता कर रही है तो उसका अतिरिक्त फायदा ना उठाया जाए। एकल परिवारों की संख्या बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है। बिल्कुल सही कहा अनीता, सुनीता ने कहा। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।